सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्या बोल रहा है, अ मशीन विच वायलेट द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट विल वायलेट द कैल्सियस स्टेटमेंट। वैसा मशीन जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करेगा वो कैल्सियस स्टेटमेंट को भी वायलेट करेगा। अब हुआ कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन कंप्लीट साइकिल इफ़ इट एक्सचेंज द हीट ओनली विथ बॉडी एट अ सिंगल फिक्स टेम्परेचर। कह रहा है कि ये जो इम्पॉसिबल है हीट इंजन के लिए कि पूरा का पूरा वो अपना वर्क दे सके, मतलब अगर जो भी हीट जनरेट हो रहा है उससे पूरा का पूरा हम यूज कर सके, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इफ़ इट एक्सचेंज द हीट ओनली विथ बॉडी एट अ सिंगल फिक्स टेम्परेचर। कैल्सियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच ऑपरेट इन अ साइकिल ट्रांसफर हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी वर्क इनपुट। कह रहा है कि ऐसा इंजन को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि ऑपरेट किया जाए इस साइकिल में जिसमें हीट को ट्रांसफ़र किया जाए कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी में बिना कोई वर्क डन के, बिना कोई वर्क इनपुट के। ऐसा बनाना इंजन क्या है, इम्पॉसिबल है। ये कैल्सियस स्टेटमेंट बोलता है। अ मशीन विच वायलेट्स द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट विल वायलेट द कैल्सियस स्टेटमेंट। इसलिए बोल सकते हैं कि मशीन जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है वो भी कैल्सियस स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है एनर्जी ऑलवेज डिग्रेड्स ड्यूरिंग द रियल प्रोसेस। एनर्जी जो है वो हमेशा डिग्रेड्स होता है, कब, रियल प्रोसेस में। इंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। इंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम के इंट्रोपी जो होता है वो या तो बढ़ेगा हमेशा या फिर कांस्टेंट ही रहेगा। एनर्जी ऑलवेज डिग्रेड्स ड्यूरिंग द रियल प्रोसेस। एनर्जी लूजेज अकर ड्यूरिंग द रियल प्रोसेस, नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी लूज हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन वो बर्बाद नहीं हो सकता है। हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। Which of the following device complies with the Celsius statement of the second law of thermodynamics? Domestic refrigerator. Celsius statement is related to the refrigerator and heat pump, not the heat engine. यानी कि सिंपल आप समझ लीजिए कैल्सियस स्टेटमेंट जो है वो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप से रिलेट करता है, हीट इंजन से नहीं। इफ़ अ क्लोज सिस्टम इज अंडरगोइंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम must increase. If a closed system is undergoing an irreversible process, the entropy of the system must increase. The entropy may increase, decrease, or remain constant depending upon the heat involved and internal irreversibility. एक इक्वेशन है जैसा कि अब लिखा हुआ है, द थर्मोडाइनेमिक साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ फोर्स प्रोसेस, द हीट एडेड एंड वर्क डाउन इन ईच प्रोसेस व्हाट एज फॉलोज। ए 1 से 2 1 to 2 प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 जूल है, वर्क डन 50 जूल है, और हीट ट्रांसफ़र 2 से 3 में 50 जूल हो रहा है फ्रॉम द गैस, और वर्क डन 0 हो रहा है। और 3 से 4 में गैस जो हीट ट्रांसफ़र है वो 0 जूल है और वर्क डन 20 जूल है। 4 से 1 में 80 जूल गैस ट्रांसफ़र हो रहा है टू द गैस। तो आपको बताना है कि यहाँ पे वर्क डन 0 हो रहा है, तो आपको इसमें थर्मल इफिशिएंसी बताना है। सिंपल सी बात है कि अगर हम थर्मोडायनेमिक साइकिल में जब हीट ट्रांसफ़र 0 है तो वहाँ पे गैस के द्वारा जो वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस इज़ 50। जब हीट ट्रांसफ़र 50 जूल है तो वर्क डन जो है वो 0 हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम गैस के द्वारा। 3 से 4 में 0 जूल हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो ऑन द गैस जो हो रहा है 20 जूल वर्क डन हो रहा है। और 4 से 1 में जो गैस हो रहा है टू द गैस हो रहा है 80 हीट ट्रांसफ़र हो रहा है टू द गैस पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है 80 जूल, लेकिन वर्क डन 0 हो रहा है। इसका थर्मल इफिशिएंसी क्या होगा, तो थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू, यानी कि हीट एडेड हो रहा है, हीट एडेड है 80 जूल और रिजेक्टेड 50 जूल। हीट को हम 80 जूल दे रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं 15 जूल को। तो आपको बताना है थर्मल इफिशिएंसी। थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1/Q2/Q1। तो यहाँ पे जो 1 माइनस Q2/Q1 और 1 माइनस Q2/Q1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और 37.5% आंसर आ जाएगा।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट बोलता है हीट पंप एंड एयर कंडीशनर हैव द सेम मैकेनिकल कंपोनेंट। सेकेंड है द सेम सिस्टम कैन बी यूज्ड एज हीट पंप इन विंटर एंड एज एयर कंडीशनर इन समर। थर्ड है द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप फॉल सिग्निफिकेंटली एट हाई टेम्परेचर। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और तीनों करेक्ट है। हीट पंप एंड एयर कंडीशनर हैव द सेम मैकेनिकल कंपोनेंट, therefore it is not economical to have two separate systems to meet the heating and cooling requirements of a building. One system can be used as a heat pump in winter and an air conditioner in summer. Heat pump is a device used to maintain the temperature of the system higher than that of surrounding by supplying heat to system. To evaluate the performance of a heat pump, COP is calculated. It is defined as the ratio desired effect to external work supplied. The area of PV diagram for a Carnot cycle represents work done. वर्क डन PV डायग्राम पे जो एरिया दिखाता है कार्नोट साइकिल का, वो वर्क डन के बारे में बताता है। अब यहाँ पे Q1 टू Q2, Q1 से Q2 का जो है वो हीट सप्लाइड हो रहा है P1 इंटू V1 नेचुरल लॉग V2/V1। आइसेंट्रोपिक हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है सेकेंड प्रोसेस में। डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी MRT1 - T2/γ-1। आइसोथर्मल कंप्रेशन Q3 से Q4 हो रहा है, P3/V3 नेचुरल लॉग V4/V3। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी MRT1 - T3/γ-1। The reversible Carnot engine operates between the 27 degrees Celsius and 1527 degrees Celsius and produce 400 kilowatt of net power. The change of entropy of the working fluid during the heat addition process is। तो यहाँ पे T1 दिया हुआ है और T2 भी दिया है, वर्क डन भी दिया हुआ है। तो यहाँ से T1 आ रहा है, T1 से टेम्परेचर 1 से हीट आ रहा है Q1, और इंजन से जब पास कर रहा है तो यहाँ पे Q2 हो रहा है वर्क डन, और Q2 से T2 तक। तो यहाँ पे इफ़िशेंसी होगा वर्क डन बाई हीट इनपुट। तो हीट इनपुट है Q1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - T2/T1, यानी कि W/Q1 = 1 - T2/T1। तो यहाँ से आपको Q1 निकल जाएगा हीट इनपुट। एंट्रोपी चेंजेस ΔS = Q1 - Q T1, यानी कि हीट इनपुट बाय टेम्परेचर T1। यहाँ से ΔS निकल जाएगा एंट्रोपी चेंज। The efficiency of a reversible cycle depends upon the temperature of the two rivers between which the cycle operates. The efficiency of reversible cycle depends upon the temperature of the two rivers between which the cycle operate. रिवर्सिबल साइकिल का इफ़िशेंसी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जिसमें दो रिवर्सिबल अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ऑफ द टू रिजर्वायर बिटवीन विच द साइकिल्स ऑपरेट। दो रिजर्वायर के बीच में जो साइकिल ऑपरेट हो रहा है उसके टेम्परेचर के पे डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे T1 और T2 जो है, T1 और T2 के बीच में जो हीट इंजन जो काम कर रहा है उस पर वो डिपेंड करता है, वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो डिपेंड करता है ये दोनों T1 और T2 पे। कार्नोट साइकिल हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर। कार्नोट साइकिल का मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है? रिवर्सिबल इंजन में। कार्नोट साइकिल हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर रिवर्सिबल इंजन। अकॉर्डिंग टू द कार्नोट थ्योरम, द रिवर्सिबल इंजन ऑलवेज हैव अ ग्रेटर एफिशिएंसी देन द इरिवर्सिबल इंजन। कार्नोट साइकिल का थ्योरम ही बोलता है कि रिवर्सिबल इंजन जो होता है हमेशा इसका ग्रेटर एफिशिएंसी होगा इरिवर्सिबल इंजन से। The more effective way of increasing the efficiency of Carnot engine is
decrease of sink temperature. The more effective way of increase the efficiency of Carnot engine is decrease of sink temperature. कार्नोट साइकिल इफिशियंसी इज मैक्सिमम व्हेन कार्नोट साइकिल का मैक्सिमम इफिशियंसी होगा जब फाइनल टेम्परेचर जो है 0 केल्विन होगा. वी नो डैट द कार्नोट साइकिल इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर. इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस TL, यानी कि TL/TH. यहाँ पे TL जो है वो 0 होगा और 0 अगर है केल्विन होता है तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, मैक्सिमम इफिशियंसी होगा कार्नोट साइकिल का. इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इंक्रीज. वी नो डैट द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन NC इज इक्वल टू 1 माइनस T सिंक बाई T सोर्स. इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स T सोर्स इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे सोर्स जो है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इंक्रीज देन द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल भी इंक्रीज. अगर टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इफिशियंसी भी बढ़ेगा. The device that produces network in a complete cycle by exchanging heat only with the single thermal energy reservoir is known as. The device that produces network. The device that produces network in a complete cycle by exchanging heat only with the single thermal energy reservoir is known as PMM1. Perpetual motion machine of first kind does not exist because such machine violates the first law of thermodynamics. Such machines will produce the energy by itself, as we know that according to the law of energy conservation, energy could neither be created nor be destroyed, but could be convert from one form of energy to other form of energy. PMM2 perpetual motion machine of second kind of those machine that violates the second law of thermodynamic. PPMM1 जो है वो फर्स्ट वायोलेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. PPMM2 जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को वायोलेट करता है. क्या? बिकॉज सच मशीन विल एब्जॉर्ब द कंटिन्यूसली हीट एनर्जी फ्रॉम अ सिंगल थर्मल रिजर्वायर and will convert the absorbed heat energy completely into work energy. Such machine will be 100% efficiency. PMM3 perpetual motion machine third kind of imaginary machine that has the zero friction. Second law of thermodynamic is known as the law of entropy. Second law of thermodynamic is known as the law of entropy or qualitative law of thermodynamics, where first law of thermodynamics is known as the law of internal energy or quantitative law of thermodynamics. Perpetual motion machine of second kind violates the second law of thermodynamic. Perpetual motion of machine of second kind violates the second law of thermodynamic. The device that produces the network in a complete cycle by exchanging the heat only with the single thermal energy reservoir is known as PMM2. The enthalpy of the fluid before throttling is the enthalpy of the fluid after throttling equal to the enthalpy of the fluid before throttling is equal to the enthalpy of the fluid after throttling. Throttling process. A throttling process is defined as the process in which there is no change in enthalpy from state 1 to 2, यानी कि H1 is equal to H2. It is highly irreversible process. There is no work done. W is equal to 0. The process is adiabatic. Q is equal to 0. Enthalpy will remain constant. The efficiency of a reversible heat engine receiving heat slowly at T1 and rejecting T2. तो हीट रिवर्सिबल हीट इंजन का जो इफिशियंसी है उसका फॉर्मूला होता है W/Q1, यानी कि 1 माइनस Q2/Q1. The thermal reservoir is a body of infinite heat capacity.
Thermal reservoir, it is a large body which infinite heat capacity which can supply or absorb unlimited quantity of heat without appreciable change in its temperature. Example: atmosphere, ocean, rivers, industrial furnace, two-phase mixture of liquid and vapors. It supplies heat, then it is called a source. It absorbs heat, then it is called a sink. The thermal reservoir, it is a large body with infinite heat capacity which can supply or absorb unlimited quantity of heat without appreciating or change its temperature. An engine operates between the temperature T 900 Kelvin and T2 of another engine between the T2 and 400 Kelvin. Both do equal work. The value of T2 is equal to T1 plus T3 by 2. The statement, the efficiency of all reversible heat engine operating between the same temperature levels is the same, is known as corollary of Carnot theorem. The efficiency of all reversible heat engine operating between the same temperature level is same as known as corollary of Carnot theorem. Three engine A, B and C operating on Carnot cycle respectively use air, steam and helium as the working fluid. If all the engine operates within the same high and low temperature limits, then which of the following highest efficiency? In all engine have the same efficiency. Efficiency of Carnot cycle is equal to TH minus TL by TH, यानी कि 1 minus TL by TH, यानी कि हीट सिंक बाई टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स. 1 minus temperature of sink by temperature of source. Efficiency of Carnot engine does not depends on the type of fuel used. So engine ABC operating system operating same high and low temperature limit, then the engine will have the same thermal efficiency. The heat transfer takes place according to the second law of thermodynamic. Heat transfer takes place according to the second law of thermodynamic. Thank you.